नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमेश गोस्वामी। लोकसभा चुनाव की सियासी रणभेरी बज चुकी है और सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने मोहरे सेट करने शुरू कर दिए हैं और ये चुनाव माना जा रहा है कि दो दलों में होगा, क्योंकि जिस तरह से एनडीए वर्सेस इंडी गठबंधन तैयार किया जा रहा है तो लगभग यही माना जा रहा है कि इंडी गठबंधन वर्सेस एनडीए ये चुनाव होने जा रहा है। लेकिन अगर बात करें दोनों जो धड़े हैं उनकी तैयारियों की, तो एनडीए की जो तैयारी है क्या वो विपक्ष पर भारी पड़ सकती है? क्योंकि अगर जिक्र करें, देखिए आप किस तरह से राज्यसभा चुनाव को लेकर इंतजार किया गया और जैसे ही राज्यसभा चुनाव हुए उसके तुरंत बाद एक बड़ी बैठक हुई केंद्रीय चुनावी समिति की और लगभग 4-4.5 घंटे वो बैठक चली और इसके बाद टिकट के नाम जो है वो फाइनल कर दिए गए। माना जा रहा है 1 से 2 दिन में लिस्ट आ जाएगी और बस ऐलान होना बाकी है। नाम तय कर दिए गए हैं, ऐलान होना बाकी है, सिर्फ एक बैठक, बाकी कुछ नहीं। और दूसरी तरफ अगर नजर डालें इंडी गठबंधन, तो उसके क्या हालात है? अभी सीट शेयरिंग ही चल रही है, यानी कि सीट शेयरिंग का फार्मूला ही कई राज्यों में तय नहीं हो पाया है। उत्तर प्रदेश और अगर दिल्ली को छोड़ दें तो इसके अलावा अभी ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जब इंडी गठबंधन साफ तौर पर कह सके कि हमारी क्षेत्रीय दलों से बातचीत फाइनल हो गई है और सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया है। तो ये बड़ा अंतर है चुनाव में उतरने के लिहाज से। एनडीए जहां एक तरफ अब ये मान करके चलिए कि पिच पर उतर चुकी है और रन बटोरने के लिए उसके दोनों बल्लेबाज उतर चुके हैं, तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन ने अभी फील्डिंग ही नहीं सेट की है। बॉलर छोड़ दीजिए, अभी फील्डिंग तक उनकी सेट नहीं हो पाई है, 11 खिलाड़ी तक तय नहीं हो पाए हैं। चर्चा करेंगे विस्तार से। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए। विधायक हैं सुरेंद्र मैथानी जी, अक्सर आप टीवी चैनलों पर इनको बीजेपी का पक्ष रखते हुए देखते होंगे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी से वरिष्ठ नेता हैं कन्नौज से शकील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा आशीष द्विवेदी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो हमारे साथ जालौन से मौजूद है। आपसे कुछ देर बाद सुभाषपा के यानी कि ओपी राजभर की पार्टी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुभाष चंद्र यादव भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत आपसे शकील अहमद साहब, समझिए कि 29 फरवरी की रात 10:50 पर बैठक शुरू होती है, 3:15 तक चलती है, यानी कि लगभग 4 घंटे के आसपास। और इतनी बड़ी बैठक के बाद 13 राज्यों की लगभग 350 सीटों पर चर्चा होती है, 120 सीटों से ज्यादा पर नाम तय कर लिए जाते हैं और बस ऐलान बाकी है। उसके बाद 3 बजे पश्चिम बंगाल पहुंच जाते हैं नरेंद्र मोदी रैली करने, 1 बजे झारखंड में रोड शो कर रहे होते हैं। देखिए रात में 4 घंटे की बड़ी बैठक हुई, सीट तय हुई, नाम तय हुए, ऐलान होना बाकी है, उसके बाद तुरंत निकल पड़े अपने मिशन पर। इंडी गठबंधन क्या कर रहा है सर? अभी सीट शेयरिंग ही नहीं हो पा रही है। शकील साहब, आप कैसे मुकाबला करेंगे? सर गोस्वामी जी, आपको को नमस्कार सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और देखिए जैसे आपने ये भी बताया कि ये मीटिंग चल रही है इनके पास और अभी ऐलान नहीं हो पा रहा है, यानी नहीं हो पा रहे हैं। ये लड़ता और इंडिया गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी इतना घबराई हुई है कि मीटिंग कर रहे हैं और जिस समय हम लोग सीट वितरित कर रहे हैं उस समय ये लोग सीट काटने में लगे हैं, किसको लड़ाना किसको नहीं, नाना प्रकार का इनका जो है सिस्टम चल रहा है। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि मेरा ठीक, हम तो मैदान में आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश आप देख लीजिए, लगभग जो है 31 सीटें हमने घोषित कर दी हैं, कुछ सीटें रह गई, 2-4 दिन में वो भी घोषित हो जाएंगी। इनका क्या हो रहा है, ये इनका मंथन चल रहा है, शायद कहीं से कोई अमृत निकल आए। अब वो अमृत निकलने वाला नहीं है, मंथन करने की आवश्यकता नहीं है, ये अपनी सीट डिक्लेयर करें। ये घबराए हुए लोग हैं, परेशान ना हो, जनता के बीच जाएं। अब जो 5 साल 10 साल में किया है वो जनता को बताएं अपना जाकर के। अब अगर नहीं किया है तो जब नाम काम से काम नहीं चल रहा है तो इन्हें तकलीफ तो होगी ही। शकील साहब, दिल पर हाथ रखकर बताइएगा, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इंडी गठबंधन से गठबंधन करके उसमें शामिल होकर के कि कहीं गलती हो गई है? जो हालात है हमारे तो प्रत्याशी जा चुके हैं मैदान में। सर आपके गठबंधन की बात कर रहे हैं, जा चुका
सर देखिए, अब केवल आप नहीं, यूपी में नहीं, मेरी बात सुनिए ना सर, ये विधानसभा का चुनाव थोड़ी है कि आप उत्तर प्रदेश ही केवल देखोगे। आप जिस गठबंधन में शामिल हो, आप जिस टीम में शामिल हो, उसको जीत तक तो पहुंचना चाहिए ना, तब तो आपकी भूमिका भी पता चलेगी। और सर वो जीत छोड़िए, वो अभी मैंने बताया कि फील्डिंग भी नहीं सेट कर पा रहे हैं। नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। जहां से जिस हिसाब से लग रहा है कि हम यहाँ पर खुद अपना कवर कर लेंगे, वो हिसाब से अपने दे रहे हैं। ठीक है, वापस आएंगे, बाकी मेहमानों को भी चर्चा में शामिल कर ले शकील साहब, उसके बाद वापस लौटेंगे आपके पास और चर्चा करेंगे आपसे और आगे की। आशीष द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए। आशीष जी, अभी आप सीट शेयरिंग भी नहीं फार्मूला तय कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और दिल्ली को अगर छोड़ दीजिए, अभी दिल्ली में तो अजीब तरह का गठबंधन है कि दिल्ली में आप साथ में मंच साझा करेंगे और पंजाब में एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे, तो आप अभी सीट शेयरिंग ही नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए, सिर्फ एक मीटिंग, कोई इससे पहले मीटिंग नहीं, प्रत्याशियों को लेकर कोई चर्चा नहीं, एक मीटिंग, 350 सीटों पर चर्चा, नामों पर चर्चा, 120 से ज्यादा नामों पर मुहर, ऐलान बाकी। अभी आपका सीट शेयर नहीं हो पा रहा है। आशीष जी। नहीं, हमारा पूरे इंडिया में इंडिया गठबंधन चल रहा है, जो कि हर जगह मजबूत होकर चल रहा है। अभी आपने देखा है कई प्रदेशों में बात बन चुकी है। नहीं सर, नहीं देखा ना, बताइए ना हमको, गिनाइए प्लीज, गिनाइए। नहीं देखा क्योंकि उत्तर प्रदेश में बात बन गई, हमने खूब दिखाया, हमने डंके की चोट पर दिखाया कि नहीं, आपने 17 सीटें कांग्रेस को दे दी हैं और 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ने जा रही है, समाजवादी पार्टी ने दे दी है, हमने खूब देखा। दिल्ली में आपकी बात बन गई आम आदमी पार्टी से, हमने खूब देखा। बाकी एक प्रदेश गिनाइए ना साहब, बंगाल में क्या स्थिति है, मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, पंजाब में क्या स्थिति है। अरे हमारी स्थिति छोड़िए, बीजेपी का हाल तो देखिए। नहीं सर, अपना घर देखिए ना, बीजेपी वाले देखेंगे उसके लिए, बीजेपी वाले अपना घर देखेंगे साहब। मतलब हमारे खेत में अन्ना जानवर जो है वो चर रहे हैं, फसल हमारी, और हम दूसरे खेत की रखवाली करेंगे क्या साहब? हम अपना खेत बचाएंगे? नहीं, हमारा गठबंधन, इंडिया गठबंधन पूरे भारत में मजबूती के साथ लड़ेगा। अभी कुछ प्रदेश बाकी है जहाँ पर सहमति बन रही है, धीरे धीरे बातें चल रही है, धीरे धीरे हम लोग चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं। और बीजेपी में अभी से हलचल मच चुकी है, कई सांसदों का, कई मंत्रियों का, कईयों का टिकट कटने लगा है। वो लोग सामना नहीं कर पाएंगे इंडिया गठबंधन का। बहुत अच्छी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ने वाली इस बार। आशीष द्विवेदी जी, हमारे इंडिया गठबंधन को लगातार तोड़ने का काम जारी है। यूपी में देखिए, जैसे ही राज्यसभा सांसद का चुनाव आया, उन्होंने तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। बाकी प्रदेशों में सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग सिर्फ हमें तोड़ने का काम कर रहे हैं और हम देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन पूरे भारत में मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है। सर यानी आप ये कह रहे हैं कि अब तक जो लोग सहयोगी थे आपके, तो वो जी। इतने कमजोर थे कि बीजेपी ने उनको तोड़ने की कोशिश की और तोड़ लिया। तो सर इतने कमजोर सहयोगी के साथ कैसे लड़ाई लड़ पाएंगे आशीष जी? उसमें हमारे संगठन का दोष नहीं है, उसमें जो कई एजेंसियां हैं, कई प्रकार के जो दबाव है, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमारे नेताओं पर डालती है। उसका आपने कई जगह उदाहरण देखा है। तो उसका दबाव का असर होता है। जो कई नेता हमारे मजबूर होकर जा रहे हैं, उन पे ईडी, सीबीआई, इनकी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। आशीष, यानी कि आप मान रहे हो कि आपके साथ जो सहयोगी थे वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी थे अब तक, और आपने उनको साथ में ले रखा था, और जब अब ईडी और सीबीआई ने छापेमारी शुरू की, डर दिखाया, तो वो डर करके बीजेपी में चले गए। यानी आप मान रहे हो अपने जो सहयोगी आपके थे जो छिटक कर गए हैं वो अब तक भ्रष्टाचारी थे, ये बात आप पुख्ता कर रहे हो? नहीं सर, ये नहीं, ऐसे कैसे नहीं साहब। देखिए सुनिए, मैं भी इस देश का नागरिक हूं और मैं यहां पर बैठा हुआ हूं। जब मैंने कोई अपराध, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, करने दीजिए जांच सीबीआई को और ईडी को, मुझे कोई डर नहीं है। मैं क्यों चला जाऊंगा साहब कि नहीं आप आ जाइए बीजेपी में, वरना ईडी और सीबीआई। अगर मैंने किया होगा तो जाहिर सी बात है कि मैं डरूंगा और मैं जाऊंगा। क्या बात कर रहे हैं सर? नहीं, ये तोड़ने की राजनीति बीजेपी ने शुरू करी है सर। जब तक जो भ्रष्टाचारी जो कांग्रेस में है या किसी अदर पार्टी में, विपक्ष में, वो बीजेपी में जाके घुल जाते हैं, उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार नहीं रहता है। बाकी ये तोड़ने का काम करते हैं हमेशा, हर एक प्रदेश को तोड़ने का। आशीष जी, हताशा और निराशा विपक्ष के चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। आप एक बड़ा गठबंधन बनाकर एनडीए से सामना करने चले हैं, उसे हराने, सत्ता से बाहर करने चले हैं। आप लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात क्या है कि अभी सीट शेयरिंग 10 से 15 दिन का वक्त बचा है।
चुनावों के ऐलान में और आचार संहिता लागू होने में। आप समझिए, अभी आप सीट नहीं तय कर पा रहे हैं कि कौन किस सीट से लड़ेगा, किस राज्य में हम किस संगठन को कितनी सीटें देंगे। और आप समझिए कि ये व्यवस्था दोहराएगी। पहले आप तय करेंगे कि कौन से राज्य में हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे, बाकी सहयोगी दल कितनी सीटों पर लड़ेंगे। उसके बाद वो तय करेंगे कि किस सीट पे किसको लड़ाना है। यानी कि हो जाएगा चुनाव। ठीक है, करते रहिएगा। सुरेंद्र मैथानी जी आपके पास आ रहे हैं। सर सुरेंद्र मैथानी जी, एक बैठक 4 घंटे की, रात में 10:50 पर शुरू होती है और 3:15 पर तक चलती है। लगभग 4 घंटे की बैठक। 350 सीटों पर 13 राज्यों की चर्चा, 120 के नाम फाइनल, ऐलान बाकी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बाद झारखंड और पश्चिम बंगाल पहुंच जाते हैं। यानी कि रात 3 से दोपहर 3, 12 घंटे के बीच में सर 400 सीट का जीतने का दावा क्या इसी आधार पर किया जा रहा था? देखिए, आपने इस आजाद भारत के इतिहास में आपने इतना कर्मठ और इतनी मेहनती प्रधानमंत्री आज तक कभी हम लोगों ने नहीं देखे। आप अगर दलगत राजनीति से भी ऊपर उठ करके बात करें तो भी ऐसे नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री हम लोगों ने नहीं देखे, जो वो देश के लिए समर्पित होकर के और 24 घंटे बिना एक दिन छुट्टी लिए, बिना थके, बिना रुके 140 करोड़ लोगों की चिंता करने वाले, जो सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर अपनी सरकार को समर्पित करने वाले। और जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस तो मैं क्या कहूं, तो इनका तो कल्चर ही वही है कि संसद में राहुल गांधी जी बोलेंगे और फिर आंख मार देंगे। तो इनके पास ना कोई चरित्र है, ना कुछ इनके पास विजन है, कुछ भी नहीं है। जो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस के नाम को खत्म कर दो, तो अब इनके बीच के नेता नहीं माने, लेकिन राहुल गांधी जी महात्मा गांधी जी की उस बात को मान रहे हैं और कांग्रेस को वो अपनी गतिविधियों से भी खत्म कर रहे हैं और अपने उस भ्रष्टाचार और अपने उस गंदे जो भ्रष्टाचारियों को प्रश्रय देने वाले उस नीति के कारण भी वो कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं। जहां तक शकील अहमद जी वाली बात है, तो शकील भाई मजाक भी करते हैं और सच भी बोलते हैं। मजाक ये करते हैं कि भाई इनके यहाँ बैठक हो रही है और बैठक में अभी तय हो रहा है। अभी कैसा मजाक करते हैं शकील भाई हमारे कि आप देखिए, बैठक हमारे यहाँ कार पद्धति है। हमारे यहाँ किसी पिताजी की पार्टी नहीं किसी के, कि कोई एक व्यक्ति अखिलेश यादव तय कर देंगे और सारी टिकट हो जाएंगी। हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय होता है, सबके विचार चलते हैं, उसके बाद किसी निर्णय पर हम पहुंचते हैं। और अब शकील भाई इसके लिए सत्य ये बोल रहे हैं कि उन्होंने हमारे यहाँ 30 टिकट 35 टिकट देखिए घोषित कर दिए। अरे भाई, आपके यहाँ एक व्यक्ति है, वो 30 क्या पूरे 80 घोषित कर देगा। उसके जितना मन किया उसने कांग्रेस को दिया, जितना नहीं मन करेगा नहीं देंगे। उनका मन किया न्याय यात्रा में नहीं शामिल होंगे, उनका मन किया वो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। हमारे यहाँ सारे एक एक चीज का निर्णय होता है। और दूसरी बात, हम चुनाव डे 1 से लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी वो कैडर बेस्ड पार्टी है जो किसी भी चुनाव की कोई अतिरिक्त तैयारी नहीं करती, क्योंकि हम पूरे 5 वर्ष एक एक बूथ पर आम जनता से, अपने कार्यकर्ताओं, अपने सरकार और अपने नेताओं के माध्यम से कनेक्टिविटी बना के सर्विस लोगों को देते हैं। रुकिए सुरेंद्र मैथानी जी, रुकिए प्लीज शकील साहब से इसका जवाब लेंगे। लेकिन चूंकि आपने इतनी देर जो भी बोला उसमें एक आपने जिक्र किया राहुल गांधी का कि संसद में क्या किया था। सर, आपके कुछ सहयोगी दल है, मैं याद दिला देता हूं आपको कि वो किस तरह की भाषा का और शब्दों का प्रयोग करते हैं विधानसभा में। मैं जेडीयू की बात कर रहा हूं, नीतीश कुमार जी की। मुझे लगता है याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है महिलाओं को लेकर के क्या शब्द उन्होंने प्रयोग किए थे। और अभी 2 दिन पहले एक और विधायक हैं बिहार में जेडीयू के, एक महिला की हत्या हो जाती है और वो ये कहते हैं, मुझे टीवी चैनल पर बोलने में भी शर्म आ रही है वो शब्द। तो सर, ऐसा है ना कि दूध के धुले कहीं ना कहीं एनडीए के बाकी दल भी नहीं है। नहीं, देखिए उमेश जी, मैं सहयोगियों की नहीं, मैं सीधे पार्टी की बात कर रहा हूँ। सहयोगियों ने उस पर निंदा करी है और उसकी हम हर स्तर पे पार्टी कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करती। सर, आपने निंदा की थी, आपने कड़ी निंदा की थी और बहुत कड़े शब्दों में निंदा की थी। और आपने बिल्कुल कहा था कि ऐसे अमर्यादित बयान, ऐसे अपशब्द बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। लेकिन सर, 4 दिन बाद वो, आप जैसे कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि कौन सी वॉशिंग मशीन रहती है, उसमें वो जो बयान था वो शायद धुल गया होगा। नहीं, देखिए उमेश जी, मैं सीधे बात कर रहा हूँ। कांग्रेस के राहुल गांधी जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और कांग्रेस वहां पे संसद के सदस्य रहे हैं। सर, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान बोला है सर नीतीश कुमार जी ने।
चलिए विषयांतर हो जाएगा। शकील साहब के पास चल रहे हैं, विषयांतर हो जाएगा मैथानी जी। शकील आज साहब भी लेकिन उमेश जी, वो दावेदार होने के बाद भी, कांग्रेस के प्रधानमंत्री के दावेदार होने के बाद, ठीक है उनका आचरण व्यवहार कैसा होना सर, चाहिए? लेकिन किसी एक इस पर तो राज्य कम का से कम- मुख्यमंत्री, किसी एक राज्य का मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर महिलाओं के बारे में अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा, मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर सर, जितना मैं आपको जानता हूं, आप कतई इसका समर्थन नहीं करेंगे। आज आप टीवी पर बैठकर बिल्कुल- कैसे कर रहे हैं, मैं नहीं बिल्कुल समझ पा रहा हूं। उसकी हम लोगों ने निंदा भी की और उन्होंने माफी भी मांगी। ठीक है राहुल शकील गांधी साहब, ने कहा माफी मांगी। आप ठीक है बताइए। शकील साहब, साफ तौर पर आरोप है कि वो जो चुनावी समिति होती है वो आपके यहाँ ही नहीं, आपके यहाँ एक आदमी तय करता है। उन्होंने 30 कर दिया, वो 80 भी कर देंगे। उनको जितना आपको कांग्रेस को देना था दे दिया, और उसके बाद सारी गणित खत्म। केवल 80 में जो भी आपने अब तक किए हैं, बाकी है वो भी कर देंगे। एक आदमी को करना है। मुझे लगता है विधायक जी बहुत वरिष्ठ हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन अब विधायक जी से ये चीजें शोभा नहीं देती हैं। हमारा संविधान नहीं है, हमारा संविधान है नहीं, हमारी एक व्यक्ति की पार्टी है। शकील अहमद जैसा किसान का बेटा आपके साथ डिबेट में बैठा है, हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं। और सुनिए, वास्तविकता ये है, सुनिए वास्तविकता ये है कि इस समय ये निर्णय लेने में असफल हो रहे हैं। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री जी जब इतनी ही मेहनत कर रहे हैं और आपके सांसद जब इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है फिर भय कैसा है। फिर तो बहुत जल्दी डिसाइड होना चाहिए। कोर कमेटी आपकी बैठी हुई है, काम कर रही है, यानी वहां पर हो क्या रहा है। खैर, आप जो भी कह रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन इतना तय मानिए कि ये इस समय इंडिया गठबंधन से घबराए हुए हैं, क्योंकि हम लोग अब संविधान का आधार सामाजिक न्याय, जाति गणना की लड़ाई लेकर हम समाज में उतर चुके हैं। तो ये लोग पीडीए से घबराए हुए हैं, इसलिए डेली इनकी चर्चा परिचर्चा हो रही है, कौन सांसद कहां से हटा दिया गया। देखिए, हम टिकट बांट रहे हैं और ये टिकट काट रहे हैं, ये अंतर कहीं न कहीं अंतर कलह इनकी दिखाई पड़ रही है, लेकिन विधायक जी मानने को तैयार नहीं, तो वो अलग बात विषय है। मैं इतना ही कह सकता हूँ। आ रहा हूँ विधायक जी, आ रहा हूँ और मैदान में जा चुका हूँ। शकील साहब के माध्यम से जनता के बीच हमारी अपील जारी है। शकील साहब, टीवी चैनल पर आप बैठकर अपनी आवाज़ कह पाते हैं, आप तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने वीडियो पोस्ट करके अपनी बात कह पाते हैं। आप कहते हैं कि और स्वतंत्रता की आज़ादी नहीं है। दूसरी बात, आप कहते हैं कि मैं किसान का बेटा और मेरी पार्टी ने मुझे इतना सम्मान और इतना ऊंचे उठाया कि मैं आज बैठ करके एक विधायक के साथ बैठकर डिबेट करूँ। सर, वो कहेंगे कि एक चाय वाले को हमने प्रधानमंत्री बना दिया, क्या जवाब दीजिएगा साहब? अगर आप कहेंगे कि मैं किसान का बेटा, मुझे पार्टी ने यहाँ पहुँचा दिया, तो वो कहेंगे कि मैंने तो चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दिया मेरी पार्टी ने। यही तो झूठ, यही तो जुमलेबाजी है साहब, यही तो झूठ है, यही तो जुमलेबाजी है। वास्तविकता कुछ और है वास्तविकता कुछ और है, उसे देखना चाहिए। और आ रहा हूँ विधायक जी, आप ही के पास आ रहा हूँ, मेरे साथ जी पूरा कीजिए शकील साहब। ये तो और अच्छी बात है, लोकतंत्र में यही होना चाहिए। अब क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी निर्णय लेते हैं, और मुझे लगता है इनके यहाँ जो है इस वक्त सब कुछ चल रहा है, उसमें प्रधानमंत्री जी की आवश्यकता नहीं है, वो सब कमेटियां कर रहे हैं। हमारे यहाँ नहीं। ठीक है शकील भाई, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या नेताजी के परिवार से अलग हटकर कोई होगा, तो शायद आप चुप्पी साध जाएंगे। लेकिन इसलिए वो भी एक बार विषयांतर हो जाएगा। अभी जो आज विषय है हम उस पर रह रहते हैं। सुभाष चंद्र यादव, सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, ओम प्रकाश राजभर जी के। पहले एक उनका वक्तव्य ले लेते हैं, उसके बाद विधायक जी आपके पास लौटूंगा। मैथानी जी, सुभाष चंद्र यादव जी, 74 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले मुकाबला करने जा रही है। 6 सीट तय हुआ है कि लगभग, ये बड़े सूत्रों के हवाले से मैं ये पुख्ता जानकारी दे रहा हूँ, और इस बात की खबर इस वक्त पूरे देश भर में फैल चुकी है। 6 सीट उत्तर प्रदेश में एनडीए बाकी सहयोगी दलों को देने जा रही है बीजेपी। उसमें से 1 सीट आपको, 1 सीट मिल रही है निषाद पार्टी को, 2 अपना दल एस और 2 आरएलडी यानी कि जयंत चौधरी के लिए। सर, आप 3 यूपी में और 2 बिहार में मांग रहे थे, तो बिहार तो छोड़ दीजिए, यूपी में ही खेला होता नजर आ रहा है।
सर, आपने सवाल पूछने से पहले आपने खुद एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि सूत्रों से पता चल रहा है। सर सूत्र लगभग हाँ, मैंने कहा ना पुख्ता सूत्र कुछ होते हैं ना सर कि पुख्ता सूत्र और ये लगभग तय है। खैर आप चूंकि आप अपनी बात करिए, उसके बाद में आगे आप सवाल। सर, सूत्रों से हमें भी पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए 76-74 सीटें रखी है और जो 6 सीटें बचती है वो सहयोगी दलों की रखी। अभी इसके बारे में ना तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने और एनडीए के जो सहयोगी दल में विशेषकर उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी हो गई, अपना दल अनुव्रत पटेल जी हो गई, संजय निषाद जी हो गए, आरएलडी के जयंत चौधरी जी हो गए, जो एनडीए के उत्तर प्रदेश के जितने भी घटक दल है, सहयोगी दल है, इनके राष्ट्रीय नेतृत्व से अभी एनडीए के शीर्ष नेतृत्व की कोई चर्चा नहीं हुई है। ये सूत्रों से पता चल रहा है। और जैसे ही पूरी चर्चा हो जाती है ऊपर के स्तर से, तो उसके बाद में जो भी सीटों का जो बंटवारा होगा वो आपको इसके बारे में अवगत करा दिया जाएगा। रही बात सीटों के बंटवारे की, तो यहाँ पे सीटों के बंटवारे के लिए एनडीए गठबंधन के अंदर कोई माथापच्ची नहीं है, कोई सिर पिटोगल नहीं है। जितने भी माथापच्ची है वो इंडी गठबंधन के अंदर है, जो ठगों के ठगबंधन के अंदर है। हमारे अंदर ऐसा कोई भी नहीं है। उत्तर प्रदेश की जो 80 की 80 लोकसभा सीट है, 80 की 80 लोकसभा सीटों पर एनडीए का प्रत्याशी खड़ा है। फिर चाहे अनुव्रत पटेल जी हो, चाहे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का प्रत्याशी हो, जयंत चौधरी जी का प्रत्याशी हो, संजय निषाद जी का प्रत्याशी हो, और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो, यानी एनडीए लड़ रहा है। यहाँ पे एनडीए पूरी मजबूती के साथ में 80 की 80 लोकसभा सीटें लड़ रहा है। यहाँ पे हम किंतु परंतु बट लेकिन वाली कोई चीज नहीं करेंगे कि रायबरेली सोनिया लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी, अमेठी पे प्रियंका लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी। यहाँ पे एनडीए लड़ रहा है। सर इंडी गठबंधन के अंदर किस तरह लगी हुई है। सुभाष जी अगर आज आपने ओम प्रकाश राजभर जी का बयान सुनाओ और एक इंटरव्यू सुनाओ, अगर टीवी चैनल के एक रिपोर्टर हमारे साथी उनसे पूछ रहे थे कि क्या जो गठबंधन के दौरान ये जो 6 सीट बाकी सहयोगी दलों के लिए अलग की गई है, 1 सीट आप तक पहुंच रही है, आप 3 मांग रहे थे, तो उन्होंने कहा मुझे तो कोई जानकारी नहीं और ऐसे कैसे हो जाएगा भाई। वो तो खुला बोलते हैं, खुला खेल फरकावादी उनकी जुबान पर रहता है और वो तो खुला बोलते हैं कि ऐसे कैसे हो जाएगा। उन्होंने तो ये भी कहा था कि जब तक हम मंत्री नहीं बनेंगे तब तक आचार संहिता नहीं लगने देंगे। तो वैसे ही आज उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो जाएगा, अभी तो हमको बैठा लिए, सारे सहयोगी दलों को बैठा लिए, तब बात तय होगी। वो थोड़ी ऐसे नहीं चलेगा कि वो डिसाइड कर देंगे और हम मान लेंगे 3 सीटें। सर वही चीज तो मैंने भी आपको बताई कि ये सूत्रों से पता चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के जो सहयोगी दल उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजभर जी ने अपना तो स्टैंड क्लियर कर दिया, क्योंकि जब तक एनडीए का जो शीर्ष नेतृत्व है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से सीटों के बारे में चर्चा नहीं करेगा, तब तक इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं। ठीक है, मैं सुभाष जी, मैं विधायक जी के पास जा रहा हूँ, सुरेंद्र मैथानी जी के पास, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे भी चर्चा कर रहे हैं और इस सवाल का जवाब भी लेंगे। लेकिन एक जाते जाते ये बताइए कि अगर 1 सीट ही मिलती है तो मान जाइएगा, क्योंकि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राजभर जी से आपकी डायरेक्ट बातचीत भी होती रहती है, चर्चा भी होती रहती है, क्या कह रहे हैं, मान जाएंगे? देखिए सर, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर 3 सीटें मांग रही है और बिहार के अंदर 2 सीटें मांग रही है। अब इसके बारे में जो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व चर्चा करेगा। ठीक है, लास्ट में कितनी सीटों पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी चुनाव लड़ती है, इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अधिकृत हैं कि वो कितनी सीटों पर बात करें। ठीक है सुरेंद्र मैथानी जी, अब तो जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, तय कर दिया गया, लेकिन अब ये तो चुनौती है ना एनडीए के सामने भी, यूपी में दिख रही है ना, नजर आ रही है ना, सहयोगी दल आपने बढ़ा लिए हैं, कुनबा आपने बढ़ा लिया है, सर सबको सीट चाहिए होगी। और अभी तो राजा भैया से क्या बातचीत हुई होगी, अभी तो बाकी जो समाजवादी पार्टी से आपने 8 विधायक अपने पास लाए हैं, उनमें से एक मनोज पांडे हैं, उनसे क्या बातचीत हुई होगी। तो अभी तो ये बाकी है, तो ये तो मौका दे दिया आपने विपक्ष को। नहीं देखिए उमेश जी, कोई मौका नहीं। हमारे यहाँ चूंकि सब लोगों के बैठ के आपस में चर्चा होने के बाद तब कोई निर्णय होता है। हमारे यहाँ कोई एक व्यक्ति नहीं है, जैसे एनडीए में भी कोई एक व्यक्ति नहीं, सब लोग बैठ करके, मैं ठीक कहा ओम प्रकाश राजभर जी ने भी, कभी कोई चर्चा नहीं हुई है तो कैसे किसको कह सकते हैं। उनका भी बयान ठीक था, हमारे प्रवक्ता महोदय का भी बयान ठीक है। तो ये विषय वो नहीं है, विषय ये है कि आप इनका देखिए कैसा गठबंधन कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का। नहीं प्लीज, आप एमपी में नहीं मत जाइए। देखिए यही मैंने आशीष जी से कहा, नहीं सुनिए ना विधायक जी, यही मैंने आशीष जी से कहा था जब उन्होंने बोलना शुरू किया था। मैंने कहा कि आपके खेत में अगर पशु चर रहे हैं आपकी फसल, तो आप दूसरे का खेत नहीं रखाएंगे ना साहब, तो आप उनके यहाँ छोड़ दीजिए, मैं पूछ लूंगा। लेकिन अभी पहले अपने यहाँ का बता दीजिए कि
आपने 6 सीटें अलग की हैं और आपके बड़े 4 सहयोगी हैं, इनमें से एक अकेले राजभर जी 3 मांग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं 3 से नीचे में बात मुश्किल लग रही है। देखिए, मुझे लगता है उमेश जी, थोड़ा सा भी इसमें जल्दबाजी होगी कोई बयान देना, थोड़ा सा इंतजार करिए। ठीक है। हमारे यहाँ पहले का भी रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, अभी भी देख लीजिए, ना कोई उथल पथल थी और ना कोई है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि पंजाब किसी के साथ लड़ रहे, दिल्ली किसी के साथ लड़ रहे। हमारे यहाँ ये भी नहीं है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी अखिलेश जी असंसदीय भाषा का प्रयोग करें, कांग्रेस को बेईमान कहें, भ्रष्टाचारी कहें, धोखेबाज कहें और फिर यहाँ पर न्याय यात्रा में शामिल होकर के इसका उदाहरण तो चंडीगढ़ है सर, इसका उदाहरण चंडीगढ़ है, आप देख लीजिए, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया है। देखिए वो कोर्ट का उदाहरण चंडीगढ़ है, आप समझ लीजिए आशीष, कौन भ्रष्टाचारी है। आशीष आ रहा हूँ, आपके पास मौका दूंगा, आप बोलिएगा। भरोसा रखना चाहिए। आप लोग तो वो लोग हो भाई, कांग्रेस के लोग, जो धारा 370 हटी तो देश में खून की नदियां बह जाएंगी, वो लोग हो आप लोग। अयोध्या में राम मंदिर के अस्तित्व को नकार दिया आपने राम सेतु के अस्तित्व को नकार दिया, 22 वकील खड़े कर दिए कि राम सेतु और अयोध्या का कोई अस्तित्व नहीं। तो आप लोगों के तो कोई केवल तुष्टीकरण। देखिए, मैं आज जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं उमेश जी कि जैसे ही ये चुनाव खत्म होगा, क्योंकि 80 की 80 सीटें एनडीए जीतेगा, आप देखिएगा कि ये फिर से ये दोनों लड़के जो पिछली बार का रिकॉर्ड है देख लीजिए, एक दूसरे को गाली देते हुए और एक दूसरे को आरोपित प्रत्यारोपित करते हुए नजर आएंगे। ठीक है शकील साहब, देखिए साहब गोस्वामी जी, एक सवाल सुन लीजिए कि एक तो आप अभी 8 विधायक अब गंवा बैठे हैं, आगे एक और परीक्षा होनी है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एमएलसी की, अब उसके लिए जुगाड़ लगाना शुरू कीजिए, कैसे बचा पाएंगे। दूसरा देखिए, सीधे बीजेपी आरोप लगा रही है कि चुनाव खत्म होते ही यूपी के दोनों लड़कों के रास्ते जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। देखिए गोस्वामी जी, अभी विधायक जी से यही कहना चाहेंगे, किसी के अंगने में किसी का क्या काम है, हम किस तरीके से चल रहे हैं, हम आएंगे, हम आ रहे हैं, आप कैसे आएंगे आप जानिए, हम आप पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं करते हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आपका नाम काम और राम से काम नहीं चल रहा है, तो आप घबराए हुए हैं, मीडिया से इतने भयभीत हैं, क्योंकि अब आपको जनता के बीच जाकर महंगाई के बारे में बताना होगा। आप जनता के बीच जाएंगे तो आपको सुरक्षा के बारे में बताना, जनता को देंगे। लेकिन शकील भाई से ये भी पूछ लीजिए कि अभी राज्यसभा में पीडीए कहाँ था, जनता में जाएंगे, हम लोग भी सुन लें। रुकिए पूरा करने। अब विधायक जी, हालांकि मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, नहीं शकील साहब नहीं बोले थे, विधायक जी रुकिए ना, आप बोलिए, मैं नहीं पूरा करने दीजिए, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, पूरा करने। अब आप इन चीजों से कैसे बच पाएंगे? जो महिलाएं असुरक्षित हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, और एक आप नारा दे रहे हैं इस समय साहब, 400 पार वाला और नारा आपका है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जनता को ये फिर एक आप जुमला दे रहे हैं कि आपका पेट्रोल 400 पार होगा। सांसद तो आपके 400 पार होने से रहे नहीं, हो नहीं पाएंगे। ठीक है, पेट्रोल 400 पार होगा, डीजल 400 पार होगा, सिलेंडर 1000 पार होगा, ठीक है, खाद की बोरी 1000 पार होगी। ठीक है शकील साहब, मैं आशीष के पास चल रहा हूं, लेकिन ये बताइए ना, ये महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, ये मुद्दे उठाएगा कौन साहब? आप बताइए ना, आप रोज कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, महिलाएं असुरक्षित हैं, और मुझे बताइए डंके की चोट पर कि अखिलेश यादव कब बैठकर लखनऊ की राजधानी लखनऊ में बैठकर कब उन्होंने प्रदर्शन किया है, कब जमीन पर उतरकर? सर, सोशल मीडिया पर जताने से, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने से और निंदा करने से राजनीति नहीं होगी, जनता के बीच नहीं जा पाएंगे, जनता के मुद्दे नहीं उठ पाएंगे। पेपर लीक का मामला आप मंचों से उठा रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आप राहुल गांधी के साथ आगरा में जुड़े, वहां पर आप पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे हैं। वाराणसी में जाना चाहिए ना उन बच्चों के साथ, प्रयागराज में उन बच्चों के साथ लड़ने जाना चाहिए। देखते हैं आप उनके साथ लाठी खाने जाते जब। सर, सोशल मीडिया पर बैठकर राजनीति करेंगे तो जनता ऐसे ही जवाब देगी ना, जैसे बाकी चुनाव में देती आई है 14, 19, 22, 17 में। चलिए आशीष जी, आप सुरेंद्र मैथानी जी अभी जब बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, तो आपने चंडीगढ़ का जिक्र किया था, आपने झारखंड का जिक्र नहीं किया, आपने बाकी राज्यों का जिक्र नहीं किया। वहां पर किस तरह से, जहां पर आपकी सरकारें थी, वहां किस तरह से जब भ्रष्टाचार की कलई खुली
तो किस तरह से आपके जो आला कमान थे उन्होंने हाथ खींच लिया था। उसके अलावा ये आज चुनाव की डिबेट है और इंडी गठबंधन की हालत क्या है, आप उस पर भी बोलिए ना कुछ। मैंने बताया आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात में 3 बजे बैठक की, रात में 3 बजे तक बैठक की, 10 बजे से लेकर के लगभग 4 घंटे की, और उसके बाद वो 1 बजे झारखंड पहुंच जाते हैं, रोड शो करते हैं, और 3 बजे वो पश्चिम बंगाल में रैली करने पहुंच जाते हैं। सर आप क्या कर रहे हैं? अभी तो आपकी सीट शेयरिंग ही नहीं हो पा रही है। एक चर्चा हुई है, सीटों पर बात हुई है और लग गए काम पे, मिशन पे। कैसे मुकाबला कर पाइएगा सर? वही तो समस्या है देश की कि हमारे देश को पहला प्रधानमंत्री ऐसा मिला है जो चुनाव के लिए रात में 3 बजे तक मीटिंग कर सकते हैं, रोड शो कर सकते हैं, सुबह लगातार अपना प्रचार प्रसार करते रहते हैं। कभी इन्होंने युवाओं के लिए बात नहीं करी, कभी इन्होंने युवाओं के पेपर जो लीक हो रहा है इस पे बात नहीं करी। किसान इतने दिनों से, पिछले साल भी बैठे रहे, इस साल फिर बैठे हैं, उन पर एक शब्द नहीं बोला। किसानों के लिए सरहद से ज्यादा सुरक्षा कड़ी कर रखी है इन्होंने, और महंगाई पर नहीं बोलते। मणिपुर पूरा जलता रहा है, उस पे एक शब्द इन्होंने नहीं बोला। किस देश कहाँ की बात करें आप? अपने भारत की तो बात कर सकते हैं, भारत की हालत क्या हो रखी है। महंगाई पर बोलने को तैयार नहीं है, पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर इन सब की बात नहीं करते प्रधान मोदी जी। मणिपुर पर बोलने के लिए, मणिपुर पर बोलने के लिए आपने संसद में बुलाया था और जब पहुंचे थे तो आप वॉकआउट कर गए थे। क्या बात कर रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं? चलिए जवाब ले लेते हैं एक बार बीजेपी से इसका। अभी सर जो मध्य प्रदेश की बात हो रही है, आपने चंडीगढ़ का जिक्र किया है। हम लोग लोकतंत्र पे भरोसा करते हैं, हमें जनता पर भरोसा है, युवाओं पर भरोसा है, ईवीएम पर भरोसा नहीं है हमें। जो अभी तक ये सुभाष चंद्र जी बात कर रहे थे कि हम 80 सीटें यूपी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, 80 सीटें हमारी आएंगी, हमें जनता पर भरोसा है। और रही सोनिया गांधी जी की बात, राहुल गांधी जी की बात, उनका फिक्स है। हिमाचल और कर्नाटक में दोबारा चुनाव करा दीजिए ना साहब, वहां तो अभी आप ईवीएम से ही जीते हैं। ईवीएम पे भरोसा नहीं है, वहां कैसे जीत गए? जहां जीत गए वहां पर भरोसा है, जहां नहीं यार। छत्तीसगढ़ राजस्थान मध्य प्रदेश का हाल देखिए, जहां पर सर ये आप अपने नेताओं से पूछिए ना और जनता से पूछिए, उन्होंने क्या काम किया 5 साल में, उसके बाद क्या किया है। ठीक है, चंडीगढ़ पर जवाब ले लेते हैं। आप लोग बहुत सवाल उठाते हैं, आप लोग बहुत सवाल उठाते हैं आशीष जी और शकील भाई। एक बार चंडीगढ़ पर जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र मैथानी जी, चंडीगढ़ में जो कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको गलत ठहराया है, चंडीगढ़ की वजह क्या है? और बिल्कुल सवाल उठेंगे साहब। नहीं देखिए, चंडीगढ़ के मसले पर कोर्ट का डिसीजन और कोर्ट के निर्णय पर हम लोग कुछ नहीं बोलते, हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं। जहां तक ये कांग्रेस की इनकी बात है, ये इस बात को भी अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा आपने कभी इस देश में देखा कि देश का प्रधानमंत्री सीट पर बैठा हो और भ्रष्टाचारी कैबिनेट मिनिस्टर जेल में हो? ये इनकी कार्यप्रणाली है। इन्होंने जल नभ थप से थल से भी इन्होंने केवल और केवल भ्रष्टाचार किया। और हम इसके आकलन को किस प्रकार से मानते हैं बताइए? मैंडेट जनता का जो हमको आशीर्वाद मिलता है उसी पे तो बताएंगे। क्यों फिर जनता इनको लगातार नकारती जा रही है? क्यों 17 का रिजल्ट देखिए आप, 14 का देखिए, 17 देखिए, 19 देखिए, 22 देखिए। तो जनता जो आशीर्वाद देती है वो जनता, वो समय नहीं है कि जब एक गांव का प्रधान भेड़ चाल में पूरे गांव को लेकर के और एक पार्टी में वोट डला दे। पर बेटा किसी को वोट देता है, पुत्र किसी को देता है, पिता किसी को देता है। ठीक है, मुझे लगता है आज आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करते हैं। उस पे फैसला तो राम मंदिर पर भी सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है, जिसका आप लोग चुनावी मुद्दा बनाए लेकर घूम रहे हैं कि राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया है। उस पर तो सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला आया है सर। आशीष जी, अब राम मंदिर की चिंता आप छोड़ दीजिए ना सर, क्योंकि आप तो निमंत्रण के बाद नहीं गए। आपने राम सेतु को तोड़ने का पूरा प्रयास किया था, लगातार आरोप लगते रहे, और उसके बाद आप बताते हैं कि हम जब काशी पहुंचे थे तो कैमरे बंद कर दिए गए थे। तो रुकिए ना सर, पूरा कर लें दीजिए, अपनी बारी में बोलिए। राहुल गांधी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का नशेड़ी है युवा, ये कहते हैं राहुल गांधी जी कि उत्तर प्रदेश का युवा नशेड़ी है। ये कहकर के कांग्रेस जीतेगी? अरे इनके पास न नेता है, न नीति है, न विचारधारा है। मैथानी जी रुकिए प्लीज, रुक जाइए। आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू हुआ, सभी मेहमानों से मैं उसके लिए माफी भी चाह रहा हूं, क्योंकि अब वक्त कम बचा और 2 बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे जो आज इस डिबेट में चर्चा होनी, जिस पर बेहद जरूरी थी। और शकील साहब, सवाल आपसे, ओवैसी ने जो एंट्री मार दी है उत्तर प्रदेश में, क्या खलबली मचा दी है इंडी गठबंधन में? क्योंकि उन्होंने तो 5 सीटें आपसे मांगी थी, आपने इनकार कर दिया। अब वो कह रहे हैं हम 25 पर लड़ेंगे आके। उनका अधिकार है, वो उनका अधिकार है, वो अपनी एक पार्टी रखते हैं, बिल्कुल मैदान में आए, कोई दिक्कत थोड़ा ना उनसे। हर व्यक्ति का अपना अधिकार है, बिल्कुल खड़ा कर। हम लोगों ने कब उनके खिलाफ कुछ कहा? तो 5 सीटें क्यों नहीं दिए दे रहे हैं सर?
तो दिक्कत 5 नहीं है। सीटें मांग तो रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? AIM मांग रही है 5 सीटें, दे दीजिए, क्या दिक्कत आ रही है? अब ये सब आप कहते जरूर हैं कि केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पर निर्भर है। ये हमारे यहाँ कमेटी है, हमारे यहाँ कोर कमेटी है, उसकी व्यवस्थाएं हैं। उन व्यवस्थाओं में क्या चल रहा है इसकी मुझे भी जानकारी नहीं है। अगर जानकारी होती तो जरूर बोलता, लेकिन इतना मैं जरूर जानना चाहता हूँ कि यदि मान लीजिए मुझे ईवीएम पर शक है, मानवर गोस्वामी जी, बोलिए बोलिए। अगर ईवीएम पर शक है तो इसको हटा देने से क्या दिक्कत है? अगर ईवीएम पर शक नहीं है तो सर, इसको हटा सर देने से सर क्या जब दिक्कत चुनाव है? आयोग बुलाता है, नहीं चुनाव आयोग जब बुलाता है कि आप आइए, ईवीएम सामने रखिए और दिखाइए कि कहाँ गड़बड़ी है, तो आप लोग पहुंचते होने नहीं नहीं है। देते हैं। और अब जब होने नहीं देश देते हैं। देश तकनीकी दिशा में आगे बढ़ रहा है, टेक्निकल चीजें आ रही हैं, देश आगे बढ़ रहा है, आप फिर चाह रहे हैं कि अमेरिका हम से- बैलेट पे पहुंचे? सर अमेरिका से विकसित अपना देश अभी नहीं है। हाँ अमेरिका ठीक से है, विकसित देश नहीं ठीक है सर, चाइना और रूस से विकसित देश नहीं है, ठीक है। वहां भी बैलेट का प्रयोग होता। अगर मुझे किसी चीज की शंका है तो ये शंका दूर क्यों नहीं करते हैं? जरूर इनके अंदर मतलब कहीं न कहीं इनके चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है इनकी। ठीक है। और अच्छा आप सुनिए साहब, अगर चंडीगढ़ में सीसीटीवी कैमरा न लगे होते तो ये पता चलता है कि हमारे वोट निरस्त किए गए हैं। अब तो उजागर हो गया है साहब। तो उस पे तो बैकफुट पर है ही है ना भारतीय जनता पार्टी, उस पर नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं सर, उस पर नहीं बोल रहे हैं, वो खुद स्वीकार कर चुके हैं कि जहां गलत हुआ है उस पर हम मान रहे हैं। नहीं कोई पकड़ा गलत गया। नहीं, उमेश जी, उन्होंने कोर्ट कहा नहीं, बोलिए गलत हो गया। बोलिए मैथानी जी, जवाब दीजिए जल्दी से, वक्त हम कम है, कानून जल्दी से व्यवस्था के बोलिए, पालन करने वाले लोग हैं। जल्दी से बोलिए प्लीज। मैथानी जी बताइए ना, चंडीगढ़ पर जवाब दीजिए, आप बार बार घेरे जा रहे हैं। हेलो, मैथानी जी चंडीगढ़ पर जवाब दीजिए, घेरे जा रहे हैं बार बार। नहीं देखिए चंडीगढ़ पे मैं बिल्कुल बहुत स्पष्ट आ रहा हूँ सुभाष जी, आपके पास ही आ रहा हूँ। कोर्ट का जो भी आदेश होता है हम उसका पालन करते हैं, हम उससे कहीं डिनाई नहीं करते। ठीक है, हम ठीक इसके है। लिए चाहे जो व्यवस्था हो, लेकिन अगर ईवीएम की बात करें तो डिंपल यादव जीती तो ईवीएम में क्या इन लोगों ने, समाजवादी पार्टी ने अपने ईवीएम लगा दिए थे। जब सर्वदलीय बैठक होती है ईवीएम पर तो आज जाते नहीं। जब ये राहुल गांधी वायनाड से इतने में जीते तब के ईवीएम को दोष नहीं दिया। ये लोग अब चूंकि ये समझ चुके ठीक है हैं सर। कि 80 सीटें आ भारतीय रहा हूँ जनता सुभाष पार्टी चंद्र जी, ठीक है जीतने मैथानी जा रही जी, है। वक्त कम है, इसलिए प्लीज अभी प्लीज से प्लीज ये मैथानी जी प्लीज। ईवीएम का रोना रो रहे हैं, जिससे बाद में ठीक इनको ये शर्म महसूस ना हो कि हम राजनीतिक क्षेत्र में होने के बाद भी एक सीट नहीं जीत पाए। तो अभी से वो माहौल ठीक ऐसा है। बनाओ कि बाद में जहाँ ईवीएम पर पे हमें- ट्रिगर सर वो तो हो। 80 का दावा कर रहा है, अभी जो 107 और 10 वो तो इंडी गठबंधन तो 80 का दावा कर रहा है। सुभाष विधानसभा चंद्र जी को भी बोल लेने दीजिए सर, वो तब आज EVM में क्या थोड़ा सा था? वैसे भी विलंब से ही जुड़ पाए हमको। सुभाष चंद्र जी, चंडीगढ़ के मामले में तो आपके जो सहयोगी दल है या एनडीए कह लीजिए, घेरे जा रहे हैं, बुरी तरह घेरे जा रहे हैं। सर मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि कोई घेरे नहीं जा रहे हैं। जो बार बार शकील अहमद जी या भारत समाज कांग्रेस पार्टी के जो नेता आरोप लगा रहे हैं, स्पष्ट कर दूं, अनिल मसीह रिटर्निंग ऑफिसर थे वहां पे, और अनिल मसीह जी अधिकारी थे। वो भारतीय जनता पार्टी का कोई वर्कर नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं था, कोई कार्यकर्ता नहीं था। उस अधिकारी ने गलती की, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट को संज्ञान में लिया, उसके ऊपर कार्रवाई हुई। तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को एनडीए को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। अनिल मसीह एनडीए का कोई कर्मचारी नहीं था। रही बात मेरे जो शकील भाई बड़ी छोटी सी डिबेट के अंदर बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक केंद्रीय कमेटी होती है, वो फैसला करती है, हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला करते हैं। और जस्ट यही सी डिबेट के अंदर यू टर्न लेते हुए इन्होंने क्या बोला कि राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के अंदर मोदी जी हमेशा फैसला लेते हैं, हमारे यहाँ केंद्रीय चुनाव समिति बनी हुई, कमेटी बनी हुई। तो इसी डिबेट के अंदर 10 मिनट के अंतराल के अंदर ये बार बार अपना स्टैंड बदल रहे हैं। मेरे समाज कांग्रेस के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, नेताजी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर डीजल का दाम ये हो गया, पेट्रोल का दाम ये हो गया। ये शायद मेरे काबिल दोस्त भूल गए कि अभी कुछ दिनों पहले सरकार तो अभी बदली है राजस्थान के अंदर, और वहां पे जैसी बदली वहां पे पेट्रोल के दाम कम हुए। पूर्व के अंदर जो अशोक गहलोत की सरकार थी, राजस्थान के अंदर और पश्चिम बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल पर वैट टैक्स वसूला जाता था। यानी पूरे भारत देश के अंदर सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल राजस्थान और पश्चिम बंगाल के अंदर था। इसके ऊपर मेरे काबिल दोस्त नहीं बोलेंगे। मणिपुर की जो बात कर रहे थे, मणिपुर के अंदर जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री संसद के अंदर जब बोलने के लिए जा रहे थे तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, लेकिन इन्हें याद नहीं 1993 में राव सरकार के समय हिंसा में 750 लोग मारे गए थे, और यूपीए सरकार 2004 से लेकर यूपी सरकार के दौरान 1700 लोग हिंसा के अंदर मारे गए थे। पीएम का बयान तो बहुत दूर की बात, दोनों सदनों के अंदर यूपी सरकार के अंदर चर्चा नहीं हुई, और यहाँ मणिपुर हिंसा की बात कर रहे हैं। अरे महाराज, पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लो, आपके गिरेबान में कितनी काली लगी हुई है, उसके बाद किसी के ऊपर आरोप लगाइए आप।
नहीं, लेकिन सुभाष चंद्र यादव ये भी सच है ना कि काफी दिन तक प्रधानमंत्री इस पर नहीं बोले थे। और क्या क्या इस बात को सिर्फ इसलिए डिनाई किया जा सकता है कि यूपीए सरकार में ये घटना हुई थी, उनकी सरकार में प्रधानमंत्री ने नहीं बोला था, तो इस सरकार में नरेंद्र मोदी जी भी नहीं बोलेंगे? इसको डिनाई नहीं किया जा सकता ना सर। देखिए, मणिपुर बेहद संवेदनशील विषय था, मणिपुर बेहद संवेदनशील विषय था और पूरा देश देख रहा था। मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर चूक हुई है। अगर थोड़ा सा पहले आकर के और इस पर स्टैंड ले लिया गया होता तो आज कांग्रेस नहीं आरोप लगा पाती। सुभाष जी। सर, जब मणिपुर हिंसा की जो बात चल, उसके ऊपर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बोला था कि वहां पे जो भी दंगाई है और जो भी अराजकता फैला रहे हैं उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन विपक्ष, आप ध्यान दीजिए, विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ था कि संसद के अंदर उसके ऊपर चर्चा हो, संसद के अंदर उसके ऊपर चर्चा हो। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब संसद के अंदर चर्चा करने की तैयार हुए और संसद में जब चर्चा करना चाह रहे थे तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया ना। तो विपक्ष को भी तो पहले अपने मन में झांक कर देख लेना चाहिए। वो तैयार तो हुए कम से कम, लेकिन यूपीए सरकार के अंदर ठीक है, वक्त खत्म हो रहा है, वक्त खत्म हो रहा है। माफी चाहूंगा आप सभी मेहमानों से क्योंकि आज वक्त खत्म हो रहा है और कई महत्वपूर्ण मुद्दे इस डिबेट में रह गए। लेकिन जिस तरह से एक आखिरी सवाल, और मैं चाहूंगा कि 5-5 सेकंड में आप सब जवाब दे दें। सबसे पहले सुभाष जी, अगर एंट्री होती है ओवैसी की, कितना मुश्किल होगा या बीजेपी के लिए फायदेमंद है? 5 सेकंड में प्लीज। देखिए सर, हमारा देश लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ऊपर चलता है। निर्वाचन आयोग की जो प्रणाली है उसके अंदर देश के किसी भी कोने में किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने का अधिकार है। अगर ओवैसी उत्तर प्रदेश के अंदर आते तो ओवैसी चुनाव लड़े, उससे हमको कोई खतरा नहीं है। ठीक है, उनसे खतरा होगा उन लोगों को जो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक ताकतों की लड़ने की बात तो करते हैं। बिल्कुल, यानी कि आप मान रहे हैं कि आपको फायदा है। ठीक है, यानी कि आप मान रहे हैं कि आपको फायदा ही है। बिल्कुल सुरेश मैथानी जी, जाहिर सी बात है कि जो विपक्ष का गठबंधन है वो कहीं ना कहीं एक विशेष धर्म के वोटों पर टिका हुआ है और ओवैसी आएंगे तो वो वोट काटेंगे। बिल्कुल, आपको मुझे लगता है कि खुशी हो रही होगी, आप चाह रहे होंगे कि ओवैसी और 25 नहीं 30 सीटों पर लड़े। नहीं, हम देखिए पूरे सबका साथ सबके विकास के मूल मंत्र पर हम काम करते हैं, इसलिए हम इन चीजों में नहीं पड़ते। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का ये सरदर्द जरूर है क्योंकि दोनों का जो विचारधारा है वो केवल तुष्टीकरण की है और जो वोट बैंक है उसको भी ये केवल हमारे मुस्लिम भाई बहनों को भ्रमित करके उन्हीं को अपना वोट बैंक मानते हैं। इसलिए इनको इस पर चिंता होगी, हमारे लिए सब हमारे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। सुरेंद्र मैथानी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, शकील साहब आपका भी, आशीष जी आपका भी और सुभाष जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में हैदराबाद के भाईजान ने एंट्री ली है और उसके बाद यूपी की सियासी सुगबुगाहट वो तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी दबी जुबान से कह जरूर रही है कि आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बखूबी जानते हैं कि मुस्लिम वोटों का जो तुष्टीकरण है वो ओवैसी साधने में कितना कामयाब हो पाएंगे और उसका सीधा फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर ही जाने वाला है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए ABC न्यूज़।